नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। सियासत का अपना मिजाज होता है और सिनेमा का अपना अंदाज। लोकतंत्र में लोगों का वोट सियासतदानों को सत्ता तक पहुंचाता है। वहीं सितारों की लोकप्रियता सिनेमा की सफलता की गारंटी मानी जाती है और लोगों से जुड़ने में मदद करता है सामाजिक सरोकार। चुनाव प्रचार में सिनेमा जगत के सुपरस्टार्स की लोकप्रियता को अपने पक्ष में भुनाने की परंपरा नई नहीं है। वो साल 1962 का था। तीसरे आम चुनाव में पहली बार एक बड़े सुपरस्टार से प्रचार करवाया गया। दरअसल उत्तर मुंबई सीट पर कांग्रेस के कृष्ण मेनन का मुकाबला सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य जेबी कृपलानी से था। सोशलिस्टों ने कृपलानी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में पंडित नेहरू ने इस चुनाव को अपनी नाक के सवाल की तरह लिया और अपने मित्र कृष्ण मेनन को जिताने के लिए तब के सुपरस्टार दिलीप कुमार से प्रचार करवाया। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि पंडित नेहरू ने उन्हें मेनन के प्रचार में आने के लिए कहा और प्रचार ऐसा हुआ कि कृपलानी हार गए। उस दौर में राजनीतिक विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला कि दिलीप कुमार के प्रचार की वजह से कृष्ण मेनन हारा हुआ चुनाव जीत गए। बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बनती थी उनमें से ज़्यादातर की थीम होती थी सुनहरे सपने, हीरो का संघर्ष और फिर सुखद अंत। समाज की कड़वी सच्चाई या दक्षिण भारत की फिल्मों की तरह सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की छाप बहुत कम दिखाई देती थी। सियासत और सिनेमा कलाकारों के बीच एक तरह का रिश्ता परवान चढ़ रहा था। बात 1979 की है। फिल्मी जगत से जुड़े कुछ दिग्गज इंदिरा गांधी और जनता पार्टी दोनों से नाराज हो गए। राजनीति में तीसरा विकल्प देने के लिए एक पार्टी बनाने का फैसला हुआ, जिसे नाम दिया गया नेशनल पार्टी। अध्यक्ष चुने गए देवानंद, लेकिन बिना चुनाव लड़े ही फिल्मी सितारों की इस पार्टी का नामो निशान मिट गया। इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गाने रेडियो पर सुनाई देने अचानक बंद हो गए। दरअसल सरकार ने किशोर कुमार को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस की एक रैली में गाने से मना कर दिया था। उसी दौर में अमृत नहाटा ने एक फिल्म बनाई, किस्सा कुर्सी का। इस फिल्म में संजय गांधी और उनके कई करीबियों का स्पूफ दिखाया गया। इस फिल्म के नेगेटिव को जब्त कर लिया गया। ऐसी कुछ घटनाओं से इमरजेंसी के दौरान फिल्म कलाकारों और सरकार के बीच तल्खियां बढ़ी। इससे बॉलीवुड के कुछ कलाकार जनता पार्टी से भी जुड़े, लेकिन जल्द ही जनता पार्टी से भी फिल्मी कलाकारों का मन खट्टा हो गया। ऐसे में भारत की राजनीति में तीसरा विकल्प देने के लिए 14 सितंबर 1979 को नेशनल पार्टी के गठन का ऐलान हुआ। देवानंद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। ये उसी पार्टी की मेंबरशिप फॉर्म की तस्वीर है। दरअसल जब आपातकाल लगा था तब देव साहब उसके विरोध में आए थे, मुखर तरीके से आए थे और उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनके पास भी वही राजनीतिक आधार नहीं था। वो एक गुस्सा था और इमरजेंसी का विरोध करना था, तो उसका प्रतीकात्मक महत्व ज़्यादा है। देवानंद की अगुवाई वाली नेशनल पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया कि इंदिरा गांधी की तानाशाही से त्रस्त लोगों ने जनता पार्टी को चुना, लेकिन निराशा हाथ लगी। अब ये दल भी टूट चुका है। अब जरूरत है एक स्थायी सरकार दे सकने वाली पार्टी की। नेशनल पार्टी के गठन के पीछे विचार है देश के लोगों को तीसरा विकल्प देने का। फिल्मी सितारों के सियासी पार्टी से जुड़े देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम, रामानंद सागर, जीपी सिप्पी, श्रीराम बोहरा, आईएस जौहर, आत्माराम, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार जैसी कई हस्तियां जुड़ी।
नेशनल पार्टी की पहली रैली के लिए जगह तय हुई मुंबई का शिवाजी पार्क। सितारों को देखने और उन्हें सुनने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ जुटी, लेकिन इस पार्टी के कर्ता धर्ताओं को सियासत का जरा भी अनुभव नहीं था। इसलिए 1980 के लोकसभा चुनाव में नेशनल पार्टी उम्मीदवार तक नहीं खोज पाई और बगैर एक भी चुनाव लड़े बिखर गई। दीवार और जंजीर जैसी सुपरहिट फिल्मों से 70 के दशक में अमिताभ बच्चन ने हिंदुस्तान में एंग्री यंग मैन के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनके दोस्त और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उन्हें राजनीति में लेकर आए। 1984 में अमिताभ इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनावी अखाड़े में उतरे और रिकॉर्ड मतों से जीते। उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञ की जमीन ध्वस्त कर दी, लेकिन सिल्वर स्क्रीन के महानायक को सियासी दांवपेच रास नहीं आया। बोफर्स घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और सियासत की मुश्किल गलियों को छोड़कर वापस लाइट्स, कैमरा और एक्शन की दुनिया में लौट गए। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भी सियासत में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए तो वापसी करने में ही अपनी बेहतरी समझी। इस कड़ी में एक और बॉलीवुड सितारे का जिक्र करना ज़रूरी है, वो है शत्रुघ्न सिन्हा यानी बिहारी बाबू। बॉलीवुड में शोहरत की बुलंदियां छू रहे बिहारी बाबू 90 के दशक के शुरुआती दौर में बीजेपी से जुड़े। 1992 में उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा सीट पर उपचुनाव में राजेश खन्ना को टक्कर दी, लेकिन 27,000 वोटों से चुनाव हार गए। वो 2 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। ये बीजेपी में उनकी सक्रियता का ही नतीजा था कि वाजपेयी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2004 के लोकसभा चुनाव में गोविंदा ने दिग्गज राम नाईक को मुंबई उत्तर सीट पर 48,000 से अधिक वोटों से हराकर सबको हैरान कर दिया। हाँ, सुनील दत्त और विनोद खन्ना जैसे सितारों ने सियासत में अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाई। मेरे पीछे से कई जान देते हैं, मेरे पीछे से कई जान देते हैं, इसमें तो दाग है, मैंने तो दाग देखे हैं। जो असाध्य था साधने चला, इस पर प्रभु ने भीषण हुंकार किया। कुछ इसी अंदाज में सिनेमा के चमकदार सितारे चुनाव प्रचार में रंग जमाते हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। लोगों का वोट खुद या अपनी पार्टी के लिए हासिल करने की कोशिश करते हैं। 1984 में इलाहाबाद के चुनावी अखाड़े में दिग्गज और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने चुनौती दी और 1,87,000 वोटों से उन्हें हराकर सियासत के बड़े बड़े महारथियों को हैरान कर दिया। लेकिन अमिताभ को ज्यादा दिनों तक राजनीति रास नहीं आई और इस्तीफा देकर वापस बॉलीवुड लौट गए। लेकिन उनकी पत्नी जया बच्चन को राजनीति रास आई। वो समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं और 2004 से ही लगातार राज्यसभा की सदस्य बनी हुई हैं। अमिताभ बच्चन अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पे इलाहाबाद से इलेक्शन लड़े, जीते भी, बहुत काफ़ी मार्जिन से जीते, मगर वो 3 साल के बाद अब खुद ही रिजाइन कर दिया। राजनीति में तो आए राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा भी। 1992 में नई दिल्ली सीट पर उपचुनाव में बॉलीवुड के 2 दिग्गजों की महा टक्कर हुई। कांग्रेस के टिकट से राजेश खन्ना और बीजेपी के टिकट से शत्रुघ्न सिन्हा आमने सामने थे। दोनों सितारों के इस जंग में बाजी मारी राजेश खन्ना ने। हार के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहे। बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटे रहे। वाजपेयी सरकार में बिहारी बाबू कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें जहाज रानी और स्वास्थ्य जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं राजेश खन्ना राजनीति के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ज्यादा नहीं चल पाए। ज्यादातर जो नॉर्थ में जो फिल्म स्टार्स आए वो MP MLA के स्तर पर ही रह गए। उन्हें कोई शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मिनिस्ट्री मिली थी,
विनोद खन्ना साहब को भी मिली थी, पर इस तरह से उन्हें कोई बहुत ही जिम्मेदारी के कार्य नहीं दिए गए थे पार्टी में और उसमें कि भाई वो उनकी बात बहुत सुनी जाए। इसलिए वो छटपटाते भी रहे लास्ट तक कि भाई मैं अब सीनियर हो गया हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। सिनेमा से सियासत में आए सुनील दत्त ताउम्र हिंदू मुस्लिम भाईचारे के पैरोकार बने रहे। राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता, शांति और सद्भाव के एजेंडे को आगे बढ़ाने में तन मन धन से जुटे रहे। उसमें रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। ये उनकी शख्सियत का ही कमाल था कि 1991 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जब मुंबई हिंसा की आग में जल रही थी, तो दत्त साहब ने अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा लेते हुए संसद से इस्तीफा दे दिया। दत्त साहब ने सियासत में लंबी पारी खेली, 5 बार सांसद रहे और 2004 में उन्हें खेल और युवा मामलों का मंत्री भी बनाया गया। 2005 में दत्त साहब के निधन के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त सांसद बनी, तो उनके बेटे संजय दत्त ने भी समाजवादी पार्टी के बैनर तले अपनी राजनीति शुरू की, लेकिन उन्हें ज्यादा दिनों तक राजनीति रास नहीं आई। राज बब्बर का छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर झुकाव रहा। पर्दे पर नेगेटिव और पॉजिटिव किरदारों के जरिए दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाने वाले राज बब्बर ने 1989 में जनता दल के साथ जुड़कर अपनी सियासी पारी का आगाज किया। 3 बार समाजवादी पार्टी से सांसद रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 2008 में चौथी बार कांग्रेस के टिकट से सांसद बने और सियासी पिच पर उनकी धुआंधार बैटिंग जारी है। इसी तरह 1997 में विनोद खन्ना बीजेपी से जुड़े, पंजाब के गुरदासपुर से सांसद चुने गए। वाजपेयी सरकार में उन्हें मंत्री बनने का भी मौका मिला। राज बब्बर जी हैं, राज बब्बर जी अपने स्टूडेंट डेज में पॉलिटिकली एक्टिव थे, तो जब उन्होंने मन बनाया तो उनकी एक बैकग्राउंड थी, वो जानते थे कि उन्होंने आगरा में काम किया था, तो जब उनका मन बना पॉलिटिक्स में जाने का तो उनको उसको जो पॉलिटिक्स की ABC होती है उसको वो जानते थे। सडनली आप किसी को ड्रॉप करेंगे, एयर ड्रॉप करेंगे, चाहेंगे कि वो पॉलिटिकली साउंड हो जाए, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करने लगे, तो वो पॉसिबल नहीं। सियासत में सितारों का स्ट्राइक रेट ज्यादा है, इसलिए सियासी पार्टियां उनकी लोकप्रियता भुनाने में जरा भी देर नहीं लगाती हैं। इसी कड़ी में एक और नाम का जिक्र जरूरी है, जया प्रदा। आंध्र प्रदेश में पैदा हुई जया प्रदा बॉलीवुड के रुपहले पर्दे के जरिए हिंदी पट्टी के लोगों के दिलों में राज करने लगी। रामपुर लोकसभा सीट की 2 बार लोकसभा में नुमाइंदगी की और अब बीजेपी का कमल खिलाने में लगी हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे धारावाहिक से हिंदुस्तान के घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली तुलसी यानी स्मृति ईरानी ने सियासत में जो मुकाम हासिल किया है, वो पार्टी में दशकों खून पसीना एक करने वाले दिग्गजों को भी नसीब नहीं होता। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से कड़े संघर्ष के बाद छोटे पर्दे पर अपनी जगह बनाई, कुछ वैसा ही संघर्ष उनका बीजेपी से जुड़ने के बाद भी रहा। आज की तारीख में हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, रवि किशन, किरण खेर जैसे कई सितारे चुनाव जीतकर संसद में हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिनेमा से मिली लोकप्रियता हीरो हीरोइनों की राजनीति में राह आसान कर देते हैं। राजनीतिक दलों को भी सिनेमा जगत के सितारों की बदौलत भीड़ जुटाने वाला चेहरा मिल जाता है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि सफलता उसी को मिलती है जो राजनीति को पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जॉब मानता है। सियासत और सत्ता में स्टेटस सिंबल नहीं, जन सरोकार ढूंढता है। स्मृति ईरानी आज जिस मुकाम पर खड़ी हैं, उनकी शोहरत से किसी को भी जलन हो सकती है। छोटे पर्दे पर तुलसी की लोकप्रियता देखते हुए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाया। सामने थे कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल। स्मृति चुनाव हार गईं, लेकिन बीजेपी के बैनर तले वो महिला अधिकारों की आवाज बुलंद करती रही। 2014 में अमेठी सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी को ही चुनौती दे डाली, लेकिन उन्हें चुनाव में हरा नहीं पाई। इसके बाद भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी।
मानव संसाधन मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय मिला। लेकिन हार के बाद भी अमेठी की आंगन से स्मृति अपना रिश्ता बनाए रखी और 2019 में राहुल गांधी को हराकर ही दम लिया। खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। यही विश्वास अमेठी ने भी अपने वोट के माध्यम से दिया। मैं अमेठी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। सिनेमा में वही सफल होता है जो फिल्म फ्लॉप होने पर भी हताश नहीं होता, और सियासत में कामयाबी उसी के कदम चूमती है जो चुनाव में हार के बाद भी दोगुने उत्साह के साथ जनता के साथ जुड़ा रहता है। बीजेपी की आकाश गंगा में कई सितारे अपना राजनीतिक भविष्य चमकदार बनाने में लगे हुए हैं। 2014 में परेश रावल बीजेपी के टिकट पर अहमदाबाद से लोकसभा पहुंचे, लेकिन 2019 आते आते चुनावी अखाड़े में उतरने से इनकार कर दिया। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले धर्मेंद्र भी बीजेपी की ओर से साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सांसद रहे। इस दौरान भी वो संसद में कम और शूटिंग में ज्यादा व्यस्त दिखे। ऐसे सितारों की फहरिस्त लंबी है जिन्हें सियासी पार्टियों ने चुनावी सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए आंखों का तारा बनाया। इसमें से कईयों की संसद या विधानसभा पहुंचने की ख्वाहिशें पूरी भी हुई और कईयों को अपनी आंखों में पल रहे सपने पूरा होने का इंतजार है। फिल्मी सितारे सियासत में आ तो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो सिल्वर स्क्रीन का ग्लैमर और आलीशान जिंदगी को भूल पाते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर या मध्य भारत में फिल्मी सितारों का राजनीति में आने या किसी दल से जुड़ने के पीछे कोई खास वैचारिक जमीन या समाज सुधार आंदोलन भी दिखाई नहीं देता। भले ही वो जुबान से समाज के आखिरी आदमी के आंसू पोंछने की बात कहें या किसी खास नेता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सियासत में आने की वजह गिनाएं। ज्यादातर के लिए राजनीति वैकल्पिक करियर की तरह से है। सफल हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर से लाइट्स, कैमरा और एक्शन। उत्तर और दक्षिण के सिनेमा कलाकारों के सियासी कनेक्शन का फर्क यही दिखता है। दक्षिण में सिनेमा जगत से सियासत में आने वाली हस्तियां जहां सामाजिक सुधार आंदोलन से निकली, वहीं उत्तर भारत के फिल्मी कलाकारों का ऐसा कोई सरोकार नहीं रहा है। एक सच ये भी है कि उत्तर भारत के राज्यों में भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मध्यकाल के कबीर रैदास नानक के बाद कोई बड़ा समाज सुधार आंदोलन या अभियान भी नहीं चला है। ऐसे में उत्तर भारत के राज्यों की राजनीति कम्युनल सेक्युलर, जाति उपजाति के खांचों में बट कर रह गई। आज के इस एपिसोड में इतना ही। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।